Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone, and in this video we are going to discuss some more questions on electricity and magnetism. So कुछ नया यहाँ पे देखने वाले हैं इन क्वेश्चंस में और जिससे आपके कंसेप्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए, अ डायरेक्ट करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सुपर इम्पोज्ड ऑन एन अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू 10 sin ओमेगा t फ्लोइंग थ्रू अ वायर। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग करंट विल बी। अब देखो, एक तो उसने दिया हुआ है हमें डायरेक्ट करंट कितना 5 एम्पियर का, सेकंड उसने अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट करंट की तो हमारे पास क्या है, ये RMS वैल्यू होगी करंट की, IRMS हमें गिवन है 5 एम्पियर। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट की हमें पीक वैल्यू पता है, तो इसका भी IRMS हम निकाल लेंगे। क्या आएगा पीक वैल्यू 10/√2। RMS वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, I0/√2 करते हैं, तो पीक वैल्यू क्या है 10 है, I0 की वैल्यू 10 है, तो 10/√2 हो जाएगा और IRMS हमारे पास आ जाएगा 10/√2। अब उसने रिजल्टेंट करंट पूछा है, तो रिजल्टेंट करंट क्या होगा, ऑब्वियसली इन दोनों का प्रोडक्ट IRMS का स्क्वायर, ये फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का, तो इन दोनों को सम करेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सम कर रही हूँ, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, इट विल बी 25 √25 प्लस 100/2, यानी कि क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 50। अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कितना आ गया 50 + 25 यानी कि 75 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 5√3 एम्पियर। तो हमारे पास करंट क्या आ जाएगा 5√3 एम्पियर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि अगर आपको दो करंट दे रखे हो और उसकी इफेक्टिव वैल्यू रिजल्टेंट करंट की निकालनी हो, सुपर इम्पोज हो रहे हो वो करंट आपस में, तो आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि दोनों की RMS वैल्यू ही होगी या पीक वैल्यू ही होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट करंट की तो RMS वैल्यू लिखी हुई है 5 एम्पियर जो दी है, तो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट की भी RMS वैल्यू निकाल के इस तरह से I निकाल लिया, दैट इज रिजल्टिंग करंट एंड दैट विल बी 5√3 एम्पियर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये चार ऑप्शन हमें गिवन है और चारों में से पूछा कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, इंटीग्रेशन B∩dl इज इक्वल टू μ0I। आप सबने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, कि एक क्लोज्ड वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, तो वो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ B/dl इज इक्वल टू μ0I। तो एम्पियर सर्किटल लॉ है, सो दिस इज लिंक्ड विद मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड की। बी ऑप्शन देखो, डेल क्रॉस B इज इक्वल टू μ0J, ये क्या है फैराडे लॉ है। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो एक करंट प्रोड्यूस होगा। थर्ड देखो, डेल डॉट B इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो अ वैलिड रिलेशन। क्यों, क्योंकि ये क्या है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है। जैसे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, वैसे गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है। डेल डॉट B 0 होगा, यानी कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से 0 होगा, या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हैं तो वो क्लोज्ड कर्व्स बनाएंगी, लूप्स बनाएंगी। ठीक है, ये कहता है थर्ड। और जो फोर्थ ऑप्शन है डेल क्रॉस J इज इक्वल टू μ0B, ये आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा और ये रिलेशन वैलिड भी नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। उसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब फ्लक्स का रिलेशन देखो, फ्लक्स का रिलेशन मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था, E∩A। ऐसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स φB से डिनोट करते हैं, वो होता है B∩A, यानी कि ये क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब यहाँ एरिया वेक्टर को हमने S लिया हुआ है,
एरिया वेक्टर को हम ए से भी डिनोट कर देते हैं, कई जगह पे हम एस से भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एस से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ फर्स्ट रिलेशन में देखो डॉट नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है, तो सिंपल ऐसे प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता दो वेक्टर्स का। बी ऑप्शन में देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये भी इनवैलिड रिलेशन है। तो थर्ड ऑप्शन जो फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर है, दिस इज अ वैलिड रिलेशन। ये क्या शो कर रहा है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखो द लॉरेंस फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। अब देखो लॉरेंस फोर्स क्या होता है, कोई भी चार्ज पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ऐसे ही अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस पर फोर्स लगाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ऐसी जगह पे चार्ज पार्टिकल पड़ा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस प्लेस पे क्या होगा, उस प्लेस पे वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज़ गिवन बाय लॉरेंस फोर्स। और लॉरेंस फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो कितना एक्सपीरियंस करता है, Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स वो कितना एक्सपीरियंस करता है, Q V B। तो जो लॉरेंस फोर्स है वो इन दोनों फोर्सेस का क्या है, सम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में पूछा है, अगर हम एसआई में लिखते तो Q ई वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर हमारे पास आता। ये हमारे पास है एसआई फॉर्म लॉरेंस फोर्स की, और सीजीएस फॉर्म हमारे पास है यहाँ पे सी ऑप्शन, F वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट ई वेक्टर प्लस Q नॉट बाई सी V क्रॉस B। यहाँ पे C जो है वो लग जाता है डिवाइड में। सीजीएस सिस्टम में अगर हम लॉरेंस फोर्स निकालते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट इज गिवन बाय, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है आई बाय आर सी। इसको लर्न रख लो, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। जैसे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट पे लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल आया है, तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एल बाय आर। ऐसे ही कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आई बाय आर सी। नेक्स्ट देखो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम एम से डिनोट करते हैं। चाहे सेल्फ इंडक्टेंस पूछ ले वो, चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ ले, दोनों की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इनके फॉर्मूलेस भी थोड़े सेम से होते हैं, फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एम आई, ठीक है। बस ये डिफरेंस होता है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो सिंगल एक कोयल है उसमें लिंक होता है, अगर दो कोयल्स ऐसे पेयर कर दिया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हम कर देते हैं। नेक्स्ट देखो इफ नंबर ऑफ टर्न्स n गिवन है, एरिया a गिवन है एंड करंट I गिवन है कोयल में, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए। n टर्न्स है तो NIA हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाई है मैंने, और इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। आई होप जो आज क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो आपके लिए यूज़फुल होंगे और कुछ नया कंसेप्ट आपने यहाँ से सीखा होगा। सो लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ई नॉट एंड बी नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू। अब देखो हमने ये फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है, C इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको, और हमें ये भी पता है कि C का फॉर्मूला एक ई नॉट बाय बी नॉट भी होता है, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ई नॉट बाय में बी नॉट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर है, ठीक है। ये मैं इधर से रफ कर रही हूँ। अब मैं इसी को इस साइड अगर लेके जाऊँ, यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाय बी नॉट, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप।
आई होप जो आज का सेशन है आप लोगों को समझ आया होगा। And if you like this video, please don't forget to like and share the video and subscribe the channel. And if you are new to the channel, then please support the channel and subscribe the channel. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।